एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। अफगानिस्तान का हिंदुकुश पर्वत रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। केरल हादसे में मरने वालों की संख्या 110 के पार पहुंची। भीषण अग्निकांड में 300 से ज्यादा लोग झुलसे। कोल्लम जिले के पुतिंगल मंदिर में सुबह 3 बजे लगी थी आग। पीएम मोदी दिल्ली से केरल के लिए रवाना। पीएम मोदी के साथ डॉक्टर्स का दल भी कोल्लम पहुंचा। हादसे का प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। नीतीश कुमार ने ली शरद यादव की जगह। और दिल्ली के महली में दिखे दहेज के दानव। शादी से ठीक पहले की 5 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग पूरी न होने पर तोड़ी शादी। खुशियों के पल गम में तब्दील हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। कहते हैं कि किसी भी देश या प्रदेश का आईना वहां की शिक्षा होती है और किसी भी देश या प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की सरकार इसी तरह की शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। लेकिन कई बार जब हम आकलन करते हैं तो आंकड़ों में यह पाते हैं कि वो तेजी नहीं है जो दरअसल होनी चाहिए। शिक्षा ही समाज को जोड़ने और मजबूत करने का काम करती है। अगर हमें अपने कल को संवारना है तो आज शिक्षा पर ध्यान देना ही होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार इसी तरह की उम्मीदों पर सवार एक सरकार है। ऐसा लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सामाजिक जीवन में शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते हैं और इसी महत्व को समझते हुए अखिलेश यादव आज मां अमृतानंदमयी अम्मा के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां बाकायदा उन्होंने उनके द्वारा शुरू किए जा रहे एक विद्यालय का शुभारंभ किया, उसका उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के मौके पर अखिलेश यादव यह बताना नहीं भूले कि कोई भी समाज तब मजबूत होता है, तब सुदृढ़ होता है जब वो शिक्षित होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को मां अमृतानंदमयी अम्मा के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मां अम्मा के नाम से मशहूर श्रद्धेय अमृतानंदमयी अम्मा ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विद्यालय का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसी विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अम्मा का आभार व्यक्त किया, साथ ही साथ शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। वही शिक्षा के क्षेत्र में जहां सीबीएसई का आपने पढ़ाई का स्कूल का जो आज शुरुआत की है, समाज वही और देश प्रदेश वही तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाता है जिस समाज के लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिस समाज के लोग ये तय कर सकते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है। उस समाज के लोग जो आपस में प्रेम रखते हैं और अपने बीच के लोगों को अच्छा मानते हैं, मैं समझता हूं वही समाज वही देश तरक्की करता है। इस कार्यक्रम में सरकार में मंत्री राजेंद्र चौधरी, विजय मिश्रा के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन भी मौजूद थे। कार्यक्रम में आवास विकास के आयुक्त
आरपी सिंह भी मौजूद थे। निश्चित रूप से ये हाउसिंग बोर्ड का सौभाग्य है कि इस तरह के महान विभूति और जो पूरे विश्व में चैरिटी का काम करते हैं और यहाँ पे उन्होंने विद्यालय लिया है। और दूसरा हमारा इसी वृंदावन में ही दूसरा सेक्टर है जहाँ उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे मकान हमसे खरीद करके उनको दिए हैं, लोग रह रहे हैं चैन से। और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही योगदान है, तो इससे हमारे हाउसिंग बोर्ड को भी बहुत लाभ मिलेगा और यहाँ के जो लोग भविष्य में रहेंगे उनको भी लाभ मिलेगा। व्यवस्था तो आज इनका इनॉग्रेशन है, यहाँ से इस सत्र से पढ़ाई चालू हो जाएगी और यह हमारी सरकार की तरफ से अलॉट हुआ थी जगह और इस सत्र से यहाँ पढ़ाई चालू होगी। इन्होंने काफ़ी कुछ, इनका चैरिटेबल ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है और काफ़ी काम इन्होंने समाज के लिए किया। शिक्षा के क्षेत्र में मां अमृतानंदमयी ने उल्लेखनीय काम किया है और उनका ये कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। मां अमृतानंदमयी अम्मा ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विद्यालय खोलकर निश्चित तौर पर शिक्षा को बढ़ाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्राइम न्यूज। मां अमृतानंदमयी अम्मा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी उनकी शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दिखा रही थी। ये बता रही थी कि एक युवा मुख्यमंत्री किस तरीके से अपने प्रदेश में शिक्षा को लेकर संवेदनशील है। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव साहब, हम ये देखते हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री जैसी शख्सियत सार्वजनिक कार्यक्रमों में या फिर सरकार के कार्यक्रमों में ही जाते हैं, लेकिन अमृतानंदमयी अम्मा के कार्यक्रम में जाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया है, क्या आप मानते हैं कि वो एक तरह की शिक्षा के प्रति सरकार की जागरूकता का ही नतीजा है? हाँ, बिल्कुल। ये अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिनों पहले आदि चिंतनगिरी के स्वामी जी निर्मलानंद जी आए थे। नोएडा में उनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के का भी आधारशिला रखी थी। तो शिक्षा के बारे में इनका प्रयास तो ठीक है, क्योंकि बताऊं, लोहिया का बहुत पुराना नारा था, सोशलिस्टों को नारा रहा है कि कपड़ा रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। ये सरकार अभी पढ़ाई मुफ्त नहीं कर पाई है, जबकि इनको मुफ्त करने की अपेक्षा थी। लेकिन ऐसे स्वास्थ्य संघ से वहां जाएंगे और उनकी मदद से शिक्षा संस्थान स्थापित हो जाएंगे तो लगता है कि समाजवादियों का भी सपना पूरा हो जाएगा। शिक्षा सबको मिले, मुफ्त मिले और गांव-गांव तक जाए। तो उस दिशा में आज का समारोह भी एक प्रयास है। जी, लेकिन विक्रम राव साहब ये समझना चाहते हैं कि सरकार के सामने आखिर ऐसी कौन सी चुनौती है जो वो शिक्षा को मुफ्त नहीं कर पाई, जबकि इस पर जोर पिछले 4 वर्षों में लगातार रहा? क्यों आखिर ऐसा नहीं हो पा रहा है? मेरे ख्याल से इच्छा शक्ति का अभाव है, संकल्पहीनता है, प्रयास का अभाव है, क्योंकि समाजवादी सरकार से कभी अपेक्षा की कि गरीबों तक शिक्षा पहुंचेगी और प्रयास करेगी। और ये तो एक सपना देखते हैं हर समाजवादी भारत में। ये ब्रिटिश लेबर पार्टी ने शुरू किया था क्लीमेंट एटली से 1946 में कि सब मुफ्त होगा, लेकिन भारत में आते आते नेहरू सरकार नहीं कर पाई, बाकी सरकारें भी आई, कोशिश भी नहीं की। तो अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार जगती है, अखिलेश यादव की सरकार बढ़ती है शिक्षा में, तो स्वागत की ओर कदम है, लेकिन इसमें तेजी लानी पड़ेगी, राजीव, तेजी लानी पड़ेगी। जी, विक्रम राव साहब, आप कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति का थोड़ा अभाव है। अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाती, हालांकि 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस दिशा में एक बड़ा काम किया जा सकता था। अब चूंकि चुनावी साल है, क्या आप थोड़ी बहुत उम्मीद मानकर चल रहे हैं कि इस चुनावी साल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय योगदान इस समाजवादी सरकार का रहे आने वाले दिनों में? अब लगता तो ये स्वाभाविक है और बल्कि कटु सत्य भी है कि ये सब 4 साल बाद क्यों जीतते हैं, पहले साल में क्यों नहीं जगे सब लोग। अब जो चुनाव सर पे आ गया है तब ऐसे काम करना, तो एक बड़ी अच्छी कहावत तेलुगु में कि ताड़ के पेड़ के नीचे दूध मत पियो, लोग समझेंगे ताड़ी पी रहे हो। तो उसी तरह ये जब चुनावी साल से चीजें होंगी तो लोग जोड़ देंगे वोट बैंक से, तो ये तो अवॉइड करना चाहिए, टालना चाहिए था। पहले दूसरे साल में शुरू कर देते, सरकार बनती, अच्छा लगता था, यथार्थ होता, विश्वसनीय होता। लेकिन वो सरकार कम से कम कर नहीं पाई। अगर हम इन 4 सालों के कार्यकाल को देखें कि विक्रम राव साहब, और बहुत ही निष्पक्षता के साथ विश्लेषण करने की कोशिश करें,
तो इन 4 सालों में समाजवादी सरकार की कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो पहली नजर में आपको दिखाई देती हैं? मेरी नजर में सबसे पहली उपलब्धि ये है, एक मुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में पैदा किया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राज के दौरान जिस प्रकार से घुटन थी, दबाव था, अभिव्यक्ति की आजादी पे को बिल्कुल ही काटने की कोशिश की जा रही थी और एक प्रकार की सेमी डिक्टेटरशिप, अर्ध तानाशाही हो गई थी 5 साल तक मायावती के शासन में। उससे तो कम से कम मुक्ति मिली है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। केवल मुक्त समाज बनाना ही काफी नहीं है, आर्थिक विकास करना। और समाजवादी सरकार जिसका आर्थिक सपना है, अगर विकास नहीं करती है तो नकारात्मक सोच हो गई कि हमने मायावती के शासन से मुक्त कर दिया, आगे क्या करेंगे? और अनुच्छेद होते हैं और पन्ने पलटने पड़ते हैं, विकास करना पड़ता है। जो विकास 4 साल में हो सकता था, मेरे आंकलन में ये सरकार कई क्षेत्रों में, कई विभागों में, कई पहलुओं के नजर से नहीं कर पाई है। आर्थिक विकास का आपने जिक्र किया राव साहब, हम थोड़े बाद में उस सवाल पर आना चाहते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा, काफी दिनों से आप इस प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव ने इस प्रदेश में क्रांति रथ चलाया था और परिवर्तन की लहर को आगे बढ़ाया था। नतीजा आशातीत आया, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ भी। लेकिन जिन उद्देश्यों से वो जो क्रांति रथ चलाया गया था, आपको लगता है कि 1, 2, 3 अगर हम नंबर्स में गिने तो इस सरकार ने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो आने वाले दिनों में याद रखे जाएंगे? अब क्रांतिकारी कदम बदल क्रांति की परिभाषा ही हो जाए, जो बहुत ही अग्रगामी होते हैं और तेज चलते हैं, वो क्रांति होती है। तो क्रांतिकारी कदम तो कुछ सरकार उठाए नहीं। अगर हम देखें समाजवादी सरकार से जो अपेक्षाएं होती है आम आदमी की, उसके लिहाज से जैसे आय में 1 और 10 का अनुपात होता है, लेकिन जिस प्रकार निजी उद्योगपतियों को खासकर चंद हाथों में पूरा व्यापार, पूरा मुनाफा चला गया है, कहना नहीं होगा। शराब माफिया जैसे हुए, बिल्डर माफिया जैसे हुए, इनके हाथ में ये बात छुपी तो है नहीं। क्या समाजवादी सरकार से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो कम से कम वो हरकतें नहीं करेंगे जो पुरानी सरकारें कांग्रेसी और बहुजन समाज पार्टी करती रहे, कि अमीरों को सब ठेके देते रहे, अमीर अमीर होते रहे? उसका विकेंद्रीकरण हो सकता था, जो नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ी आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक कमजोरी रही है इस सरकार की। जिस तरफ आप ध्यान दिला रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं राव साहब, हम क्या माने कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये चीजें नहीं हैं या फिर मुख्यमंत्री मजबूर हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, इन सारी चीजों के नेक्सस इतने तगड़े हैं कि वो चाहकर भी इन्हें तोड़ नहीं पा रहे हैं? राजीव जी, एक चीज तो है, संज्ञान की बात तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सूचना तंत्र इतना मजबूत होता है सत्ता का कि हर खबर उनको मिलती रहती है, हर बात उससे अवगत होते रहते हैं। तो संज्ञान तो नहीं, केवल ये है कि क्या प्राथमिकता की नजर से उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए था, और करना चाहिए था तो क्या मुख्यमंत्री पर मशीनरी थी? मेरे ख्याल से मशीनरी की कमी रही, नौकरशाह हावी रहे, और नौकरशाह को कभी भी कोई विकासोन्मुखी बनाने का प्रयास नहीं किया गया। ये सब वही टाइम पास वाले थे, 10 से 5 नौकरी करें, इन्हें कोई मतलब नहीं था। वरना नौकरशाह इतने ताकतवर न होते पिछले 4 साल में जितने अब वो हुए हैं, तो उनको ठिकाने लगाने की जरूरत पड़ गई थी अगर विकास करना है। और दूसरी बात ये है कि मजबूरी की जो आपने बात कही है, ये तो है। अब एक युवा मुख्यमंत्री पर, वो भी अनुभवहीन मुख्यमंत्री पे, तमाम रिश्तेदारों का, मित्रों का दबाव पड़ना, तो उस तरह से एक बेटियां तो पड़ जाती हैं। फ्री डिसीजन, जो मुक्त निर्णय होता है, वो नहीं हो पाया। कई चीजें खुद कर से नहीं कर पाए, परिवार के लोग दबाव इन पे रहा। तो इस बारे में तो एक मार्जिन ऑफ डाउट तो देना ही होगा मुख्यमंत्री को। करना चाहते थे, कर सकते थे, नहीं कर पाए, अपने कारणों से नहीं, कुछ और कारणों से करना चाहते हैं। अच्छी बात है कि आप इस बात जिक्र कर रहे हैं। शुरुआती 2 सालों में अखिलेश यादव पर यह आरोप उनके आलोचकों ने खूब लगाया है, जिसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं, कि साहब मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता से काम नहीं किया, किसी न किसी तरीके का दबाव, पारिवारिक दबाव उन पर रहा। अब जब आप उनकी कार्यशैली को देखते हैं या जज करते हैं, क्या आपको ये लगता है कि अब मुख्यमंत्री ज्यादा निडरता से या फिर ज्यादा खुलकर काम कर रहे हैं?
क्या अब उनकी कार्यशैली से ये दिखने लगा है? हाँ, पिछले 6-8 महीने से देखे तो इनिशिएटिव जो प्रयास है वो काफी व्यापक हुआ है। मुख्यमंत्री अपने तय खुद सोचकर अपनी समझ के मुताबिक निर्णय कर रहे हैं, उसके फल भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है, एक वक्त होता है। अब अगर इतनी देर बाद ऐसी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, फल कब मिलेगा? यही अगर कुछ पहले कर देते, इन्हें मुख्यमंत्री है, जनता द्वारा चुने गए हैं, निर्णय का अधिकार मेरा है और मैं कह रहा हूँ, अगर ये करते, ये दिखाते शक्ति, तो शायद कुछ और ही नजारा होता आज। राव साहब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कोई पहली बार नहीं है जब विरोधियों ने या फिर आलोचकों ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव भी बड़ी मजबूती से उभरे हैं और उन्होंने अपने विरोधियों और आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उनके फैसलों में यह दिखाई भी देता है। यह रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सपा सरकार के बारे में काफी कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सजग होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव की सरकार ने 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाया, जिसके ऊपर विरोधियों ने तीर छोड़ने से परहेज नहीं किया। बीएसपी से लेकर बीजेपी तक ने अखिलेश सरकार की खिंचाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भीतर ही भीतर सबको ये एहसास भी है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव हाथी की तरह अपनी चाल चलते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने सपा सहित अन्य पार्टियों को चित्त किया था, उसके बाद अखिलेश यादव के ऊपर हावी रहने वाली सपाई राजनीति के तथा कथित धुरंधरों ने अखिलेश यादव सरकार के ऊपर हार की जिम्मेदारी डालने से जरा भी गुरेज नहीं दिखाया। हालांकि लोकसभा में हार के लिए प्रदेश सरकार के कामकाज से ज्यादा लहर विशेष का योगदान था, लेकिन ठीकरा तो अखिलेश यादव के ऊपर ही फोड़ा गया। इसका तात्कालिक नुकसान अखिलेश यादव को बेशक हुआ हो, लेकिन युवा मुख्यमंत्री को इसका दूरगामी फायदा यह हुआ कि अब वो खुलकर फैसले लेने लगे। उधर राजनीतिक विरोधियों को संतुलित करने में वो फ्रंट फुट पर भी आ गए। युवा मुख्यमंत्री का पार्टी में बढ़ते कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इनके राजनीतिक विरोधियों ने इनके खासम खास लोगों के खिलाफ पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भड़काकर उन्हें पार्टी से निलंबित करवाया, तब अखिलेश यादव के हस्तक्षेप से नेताजी को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों और विरोधियों को ये संकेत बखूबी दे दिया है कि किसी को भी सपा सरकार को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अखिलेश यादव की सरकार ने 4 साल तो पूरे कर लिए, लेकिन ये साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सरकार के विकास कार्यों का जायजा जनता अच्छी तरह लेना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्राइम न्यूज। के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम राव साहब, एक युवा मुख्यमंत्री जो अब धीरे धीरे अपनी कार्यशैली में मजबूत हो रहा है, पार्टी पर भी उसकी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में यह चुनावी साल है, लिहाजा दूसरी पार्टियां भी कई राजनीतिक प्रयोग कर रही हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, वो एक प्रयोग भी हमारे सामने है। अगर हम सत्ताधारी पार्टी के लिहाज से देखें तो किस तरह की चुनौतियां अब आपको दिखती हैं? पहली बात तो आपके
विश्लेषण के संदर्भ में बता दूं, ये बहुत बड़ी राजनीतिक नाइंसाफी थी कि मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा में समाजवादी पार्टी जो हारी है वो अपने कर्मों से हारी है, अपने प्रादेशिक नेतृत्व और अपने जिला के नेतृत्व की वजह से। इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए था। मुलायम सिंह जी कहते भी रहे कि जिम्मेदार मंत्री निकाला जाएगा और सब बने रहे, कोई नहीं निकाला गया। तो चुनाव हारते ही तत्काल उन्हें बाहर रास्ता दिखाना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री बेचारे क्या करते, वो ढोते रहे इन लोगों को, इन परोपजीवी को वो ढोते रहे, इन मंत्रियों को निकाल नहीं पाए। और जब तक निकाला तब तो बहुत देरी हो गई थी। तो एक तो ये बात बड़ा स्पष्ट हो जाए कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के राज और उनकी नीति नहीं थी, ये सीधी जिम्मेदारी पार्टी संगठन की थी, जिले के निकम्मे नेतृत्व की थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो आत्मतुष्टि थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, उसकी जिम्मेदारी थी। अब आया आपके सवाल के बारे में, क्या आप क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे अगले 10 महीने में, ये तो आंकलन लगाना बड़ा कठिन है। क्योंकि चुनाव के 6-8 महीने पहले जनता का मन बन जाता है कि इसको वोट देना है, और जब तक कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए तब तक तो ये 6-8 महीने वाले बड़े क्रूशियल होते हैं और इसी से तय हो जाता है। तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कहते हैं कि सत्ता में रहे हैं अब दोबारा सत्ता में आएंगे तो ये परिवर्तन होगा नहीं होगा, ये बात तो भविष्य के गर्भ में गौरतलब बात भी है। लेकिन मेरा आंकलन ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी सीधी चुनौती इस पार्टी को है तो भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने जो अपना अध्यक्ष बदला है, सही कहा जी, उसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, एक संकेत और संदेश तो जाता ही है। अब उसका मुकाबला कैसे करेंगे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, ये देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी। राव साहब बहुत शुक्रिया के विक्रम राव साहब समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवा नेतृत्व जब तजुर्बेकार बनता है तब उसकी राजनीति में असली रंग आना शुरू होता है, जो धीरे धीरे अखिलेश यादव के नेतृत्व में दिखाई भी दे रहा है। हम जरा आपको दिखाते हैं कि 4 साल की इस सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं, इस पर जरा एक नजर डालिए। प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ योजनाओं पर। सबसे पहले बात समाजवादी पेंशन योजना की। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता को समाहित करते हुए समाज के निर्बल और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इस योजना में न्यूनतम पेंशन 500 रुपए प्रति महीने और शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित मानकों के अनुपालन की दशा में पेंशन में वृद्धि 50 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम पेंशन सीमा 750 रुपए प्रति महीने है। इस योजना के अंतर्गत 40 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के 12 लाख लाभार्थी, अल्पसंख्यक वर्ग के 10 लाख लाभार्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के 18 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। शादी और बीमारी के लिए अनुदान। यह योजना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी और उनके परिजनों की बीमारी के इलाज हेतु संचालित है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिए 10,000 रुपए और उनके परिजनों के इलाज के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी की योजना में बुंदेलखंड क्षेत्र में 20,000 रुपए की धनराशि अनुमान्य की गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर 30,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दिए जाने की व्यवस्था है।
आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना में पूर्व में निर्धारित 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 3 सितंबर 2013 से 30,000 रुपए कर दिया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण कार्यक्रम सरकार चला रही है। इसके अलावा दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग को मिलाकर दी जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मेरिट में अच्छे नंबर लाने पर भी सरकार की योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा IAS, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना भी सरकार चला रही है। आश्रम पद्धति से विद्यालय का संचालन करना, कक्षा 1 से 12 तक अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, स्वच्छकार और अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी और खेलकूद की सुविधा प्रदान की जा रही है। शासन द्वारा 90 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्वीकृत हैं, जिसमें 76 विद्यालय संचालित हैं और 14 निर्माणाधीन हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के क्रमशः 7, 25 और 15% गरीब बच्चों को प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर ये वो योजनाएं हैं जो अखिलेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और ये प्रदेश के हर वर्ग और प्रदेश को हर रास्ते से विकास की तरफ ले जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्राइम न्यूज। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबर